नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, हर महीने जब हमारी सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में आती है तो कुछ हिस्सा हम उसका सेविंग में कन्वर्ट करते हैं। सेविंग करने का अलग अलग मेथड हो सकता है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो हम उसी सैलरी को उधर ही क्रेडिट करते रहते हैं, उसी के अंदर सेविंग करते रहते हैं। और यह सेविंग का जो मेथड है सबसे गलत मेथड है, क्योंकि उधर मार्केट के हिसाब से हमारे पैसे बढ़ नहीं पाते। मार्केट का इन्फ्लेशन चलता रहता है, वस्तुओं का जो प्राइस है, आइटम का जो प्राइस है बढ़ता रहता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ पाती। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो हमारा पैसा है सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो देता है और उस पैसे का कोई भी महत्व नहीं रहता। बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे जो अपनी वैल्यू लूज ना करे, इसलिए जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं या बहुत सारे लोग हैं पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में अमूमन पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लगभग 5 तरीके हैं। सबसे पहले जो दोस्तों सेविंग अकाउंट, उसके बाद आ जाता है रियल एस्टेट, उसके बाद आ जाता है ज्वेलरी यानी गोल्ड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आता है शेयर मार्केट। यानी ये जो मेनली 4 टाइप के जो है सिस्टम है, उसके अंदर हमारे जो इन्वेस्टर हैं या लोग हैं पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनका पैसा है मार्केट में अपनी वैल्यू को लूज ना करे। मेनली अगर हम कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर आते हैं। सबसे पहले आता है रिस्क, उसके बाद आता है रिटर्न और टाइम। यानी रिस्क का मतलब क्या है, अगर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसमें रिस्क कितना है, यानी आपने किसी भी जगह पर अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसकी क्या गारंटी है कि वो पैसा आपका इतने % आ जाएगा, उसके अंदर रिस्क कितना है। आपका पैसा ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा डूब जाए। यानी उसके बाद आता है रिटर्न, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कहा, आपका जो रिटर्न है वो मार्केट के इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका रिटर्न मार्केट के इन्फ्लेशन से कम रहेगा तो वो आपका पैसा जो वैल्यू लूज कर देगा, उसका रिटर्न का कोई महत्व नहीं रहता। उसके बाद आ जाता थर्ड में जो टाइम, यानी कि टाइम भी इतना होना चाहिए कि ज्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए और टाइम इतना कम भी होना चाहिए। यानी मीडियम टाइम के अंदर आपका पैसा अच्छा रिटर्न लाए, कम रिस्क रहे। ये तीनों फैक्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट में जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हर टाइप के जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जहां पर मैंने जो 5 टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले जो सेविंग अकाउंट है, आज की डेट में अमूमन यही मेनली है जो लोगों की जो सैलरी है या जो पैसा सेविंग अकाउंट में आता है, बहुत सारे लोगों का पैसा उसी सेविंग अकाउंट में रहता है और पैसा उधर क्रेडिट होता रहता है, लेकिन मार्केट के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा उतना जो रिटर्न है नहीं दे पाता, टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेता है और उधर ही पैसा पड़े पड़े अपना जो वैल्यू है लूज कर देता है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो पैसा मार्केट के हिसाब से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। और जिसका एक माइनस पॉइंट ये रहता दोस्तों कि रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिल पाता और रिस्क तो चलो इसके अंदर नहीं रहता कि सेविंग अकाउंट में आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा, 4% के हिसाब से लगभग आपको जो उसका रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई भी वैल्यू नहीं है कि वो जो अगर आज की हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 6% से अबो चल रहा है। यानी ये भी जो सेविंग करने का दोस्तों जो मेथड है ये गलत है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप कहीं भी पैसे डिपॉजिट करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद आपको कुछ % है, जैसे 8% अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं आज की डेट में, उसका इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए और सर्टेन टाइम चाहिए, उसके बाद ही आपको रिटर्न मिल पाएगा। अगर मैं उसके बाद बात करता हूं गोल्ड एंड ज्वेलरी की, गोल्ड एंड ज्वेलरी की अगर दोस्तों आप देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चला रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर आप पीछे इसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हर जगह कई बार तो ये 20% तक जो गोल्ड ज्वेलरी रिटर्न दे देता है, लेकिन कई बार 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं देता। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रियल एस्टेट की, अगर रियल एस्टेट में अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से अगर 10 साल पहले आप तो देखते हैं तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा जो रिटर्न था, यानी लगभग 30% के हिसाब से रिटर्न रियल एस्टेट ने दिया है। लेकिन अगर बात करते हैं पिछले 5 साल की तो रियल एस्टेट में 4% से ज्यादा की आप रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके लिए आपको वेल ट्रेड होना पड़ेगा। शेयर मार्केट की हर टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए, उसके लिए आपके पास अच्छा
अनुभव होना चाहिए शेयर मार्केट का, आप स्पेशलाइज्ड होना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर, तभी आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट भी चाहिए और हर टाइम आपको इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा कि आज निफ्टी और सेंसेक्स कितना बढ़ा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा ये एक रिस्की ऑप्शन हो जाता है इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, व्हाट आर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक स्पेशल प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिसके जरिए आप अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छे रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यानी डाइवर्सिफाइड जो इन्वेस्टमेंट है आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पर आपका पैसा को लगा दिया जाएगा और एक डाइवर्सिफाइड जो इन्वेस्टमेंट है आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपने दोस्तों सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यह वह कंपनी है जो कोई भी म्यूचुअल फंड को ओपन करती है। यानी आईसीआईसीआई अगर बात कर ले तो इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, यही एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके पैसे को लेगी और मार्केट के अंदर एक स्पेशल जो इनका एडवाइजर रहता है, जो इस काम के अंदर निपुण रहता है, उसके द्वारा आपके पैसे को मार्केट के अंदर लगा दिया जाएगा। वो जो रिटर्न आएगा, यानी इनका दोस्तों कमीशन रहता है एएमसी का, यानी 1% या कुछ जो कमीशन है वो काटकर बाद में आपका रिटर्न है आपको दे दिया जाएगा। कितने भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जितना भी आपका रिटर्न बनेगा एएमसी जो है उसका कुछ कमीशन काटकर बाकी बचा रिटर्न आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है और कितने टाइम में देता है ये डिपेंड करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड 4% से लेकर अप टू 40% तक का रिटर्न आपको दे सकता है, लेकिन आपने किस कंपनी के अंदर किस एडवाइजर के थ्रू या कौन सी एएमसी के थ्रू आपने पैसे लगा रखे हैं ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। अब मैं आगे बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है। मेनली 4 टाइप के म्यूचुअल फंड रहते हैं। सबसे पहले जो टाइप है म्यूचुअल फंड का वो आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपका पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट यानी लगा दिया जाएगा पूरा का पूरा पैसा। इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है। यानी शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर आप एक अच्छे रिटर्न की आप कामना कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर इसके अंदर भी टाइप रहते हैं, अगर आप छोटी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एएमसी वो छोटी कंपनी के अंदर अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो वो स्मॉल कैप बोला जाता है, लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा रहता है। स्मॉल कैप ऐसे म्यूचुअल फंड है अगर वो डूब गए तो पूरा का पूरा आपका पैसा डुबो देंगे। अगर आपको वो रिटर्न देते हैं तो आपको 50% तक भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिड कैप यानी मीडियम कैपिटल की जो कंपनियों के अंदर आपका एएमसी पैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो इसके अंदर भी रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके बाद आ जाता है लार्ज कैप यानी लार्ज कैपिटल के अंदर अगर आपकी एएमसी इन्वेस्टमेंट करती है, इसके अंदर रिस्क भी कम रहता है और जो कंपनियां हैं एक अच्छा जो रिटर्न है आपको सर्टेन टाइम के अंदर दे देगी। अगर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मिड कैपिटल और लार्ज कैपिटल कंपनी के अंदर ही पैसे इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आपने नाम भी सुना होगा डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड है। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि हमारी एएमसी जिसके अंदर मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो हमारे पैसे को तोड़ तोड़ कर यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसमें तोड़ तोड़ के रेशियो में अगर हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट को है उन्होंने डाइवर्सिफाइड कर दिया, अलग अलग जगह को पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या जो प्राइवेट अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपने सुना होगा ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ये भी पैसा जो इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी फंड में, लेकिन इसके अंदर आपको फायदा क्या रहेगा कि आप इसके अंदर टैक्स क्लेम कर सकते हैं। यानी जितनी भी अमाउंट आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जब आप टैक्स फील करते हैं तो
इस स्कीम में आपने जितने भी पैसा लगाया है उधर ये सर्टिफिकेट देके आप टैक्स में एग्जम्प्टेड हैं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कि जो भी सरकारी या गवर्नमेंट कर्मचारी है अगर उनको इनकम टैक्स में भी छूट चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर आपने इस स्कीम के अंदर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 3 साल से पहले आप इसके अंदर से पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एसआईपी में भी इसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो उस एसआईपी का जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसके अंदर से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है सेक्टर म्यूचुअल फंड, यानी ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी सेक्टर के लिए, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एलआईसी सेक्टर हो गया, सेविंग सेक्टर हो गया, यानी जितने भी बहुत सारे सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, इस टाइप के जो सेक्टर है इनके अंदर इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर वो सेक्टर डूब गया, अगर उस म्यूचुअल फंड में हमने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर उस सेक्टर में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है उसका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि स्पेशली जो फोकस है वो इसी सेक्टर के ऊपर है जो म्यूचुअल फंड में हमने पैसे इन्वेस्टमेंट किए उसके ऊपर रहेगा। अगर उस सेक्टर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या कमी आ जाती है तो हमारे पैसे में आप भारी जो गिरावट है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड की साइट खोली होगी तो आपको दिखाई दिया होगा इंडेक्स फंड, यानी इंडेक्स फंड का अंदर है डायरेक्टली इसके अंदर कोई भी एएमसी या फंड मैनेजर इसके अंदर नियुक्त नहीं किया जाता है, डायरेक्टली आपके पैसे मार्केट में लगा दिए जाते हैं। डायरेक्टली ये सेंसेक्स और निफ्टी पे काम करता है, यानी जैसे ही आपकी जो सेंसेक्स है मार्केट ऊपर गई तो आपका इंडेक्स फंड है ऊपर चला जाएगा, अगर जैसे ही मार्केट नीचे आई तो आपका म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स है वो नीचे आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा काम करेगा शेयर मार्केट के ऊपर, पूरा का पूरा इसके ऊपर शेयर मार्केट का प्रभाव रहेगा। अगर शेयर मार्केट 10 पॉइंट नीचे आया तो ये भी नीचे आएगा इंडेक्स फंड, अगर शेयर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया है तो इंडेक्स फंड भी ऊपर चला जाएगा। इसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि शेयर मार्केट अप एंड डाउन कब होगा इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप म्यूचुअल फंड, यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड। आपने देखा होगा जो डेब्ट म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड का दोस्तों मतलब ये है कि ये वो म्यूचुअल फंड है जिनका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड जो है सर्टिफिकेट इस टाइप का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बहुत ही कम रिस्की म्यूचुअल फंड है, रिस्क इनके अंदर जो 0 के बराबर है, लेकिन जो रिटर्न है इनके अंदर वो भी कम है। तो कोई प्रोजेक्ट लगाया और उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट डिमांड करती है पब्लिक से कि हमें इतना पैसा दे दीजिए, तब कोई नया जो म्यूचुअल फंड क्रिएट हो जाता है, वो जो है इन्वेस्टरों से यानी पब्लिक से पैसा लेकर गवर्नमेंट को एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा दे दिया जाता है। इसके अंदर रिस्क तो बिल्कुल 0 के बराबर आप मान लीजिए, और इसके साथ ही जो रिटर्न है वो भी इसके लिए कम रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर या बॉन्ड में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। लिक्विड फंड का मतलब है कि आप जैसे ही कभी भी आप उस इन्वेस्टमेंट में अगर आपने लिक्विड फंड के अंदर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप उस पैसे को कभी भी लिक्विड यानी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसमें लो रिस्क रहता है, यानी इसके अंदर अमूमन 7 या 8% आपको इन्वेस्ट जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। अगर आपको पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने तो इस स्कीम के अंदर लगाइए, 0 जो इसके ऊपर है दोस्तों वो आपको मिलेगा पूरा का पूरा फायदा, और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एक अच्छा जो रिटर्न है आपको मिल जाएगा। डेब्ट में जो अगला किस्म आ जाता है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड का मतलब है कि जो भी आपने एएमसी के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो एएमसी आपके पैसे को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट बॉन्ड में, यानी जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत रहेगी वो गिल्ट फंड से पैसा लेती है। इसके अंदर लो रिस्क रहता है और एक अच्छा रिटर्न है जो आपको मिल जाता है। रिटर्न इतना ज्यादा नहीं मिल पाता लेकिन सेविंग अकाउंट से ज्यादा आपको इसके अंदर रिटर्न मिल जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल हम पहुंचते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्या डिसएडवांटेजेस क्या हैं म्यूचुअल फंड के, यानी म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप एक ऐसी कंपनी है, ऐसे बंदे को अपने पैसे दे रहे हैं जो आपके पैसे को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। मानते हैं कि जो फंड मैनेजर रहते हैं वेल क्वालिफाइड रहते हैं, उनको मार्केट की अच्छी नॉलेज रहती है, लेकिन हर बार जो फंड मैनेजर है वो भी सही नहीं हो सकता। आप अपनी जमा पूंजी को किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे बड़ी जो एडवांटेज है म्यूचुअल फंड की है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो 1 या 2 म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा जो रिटर्न आप इसके अंदर गेन कर सकते हैं, लो रिस्क रहेगा। लेकिन सिर्फ आपको चूज करनी है बेस्ट स्कीम, बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको चूज करने पड़ेंगे। अब बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे इन्वेस्टर के सामने यही आ जाती है कि किस म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करें।
अगली जो वीडियो दोस्तों मैं स्पेसिफाइड बनाऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, किस म्यूचुअल फंड के अंदर हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कितने टाइम के अंदर करने चाहिए, कौन सा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, कौन सा लो रिस्क। अगली वीडियो में पूरी की पूरी इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी टाइप की फाइनेंस से रिगार्डिंग टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।